नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज़ प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। बोधी समाचार संक्षिप्त व सारगर्भित में आपका हार्दिक स्वागत है। बोधी समाचारों में हम विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं अलग अलग मीडिया समूह द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का। वी ब्रिंग टू यू अमेजिंग एनालिसिस, क्विक एंड प्रिसाइज एंड कंसाइज एंड टाइम सेविंग of editorials and articles from across various sources. Some of the sources that we regularly use are on the screen. ये हैं हमारे कुछ स्रोत और हम लगातार इसमें रोटेट करते रहते हैं ताकि हर तरह का पर्सपेक्टिव, हर तरह का विचार आपके सामने आए और आप एक लर्नर हों या प्रोफेशनल या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारे एनालिसिस और बिंदु आपको बहुत मददगार सिद्ध होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बोधी न्यूज़ लेकर आए हैं बोधी बूस्टर की तरफ से। बोधी बूस्टर इज द नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू एंजॉय द सर्विसेज। इट्स कंप्लीटली फ्री टू द वर्ल्ड। बोधी बूस्टर ओपन बीटा। द 5 एडिटोरियल्स फॉर आर एनालिसिस टुडे आर, आज के हमारे 5 संपादकीय लेख विश्लेषण हेतु हैं। नंबर 1, इंडियन स्टार्टअप्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, भारतीय स्टार्टअप और पूंजी की समस्या। सेकंड, काउंटडाउन टू द एंड ऑफ द इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राज्य का अंत निकट। थर्ड, डिफेंस डील्स एंड करप्शन, रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार। फोर्थ, डीमोनेटाइजेशन इज गुड इन द लॉन्ग रन, तो एक बड़ा अच्छा लेख छपा जिसमें नोटबंदी या विमुद्रीकरण को दीर्घावधि के लिए अच्छा बताया गया। देखते हैं ऑथर के क्या तर्क हैं। आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। रिमेंबर, you should always read, listen and watch different perspectives and then based on your personal experience, which is basically pratyaksha praman, you can make up your mind and decide what is right. And finally, the new Prevention of Corruption Act, PCA, and the problems associated with that. अब जो नया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आ रहा है उससे जुड़ी समस्याओं पर बात की जाएगी। तो समय है, अब हम शुरुआत करते हैं। वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एनालिसिस फॉर टुडे, जो कि हम लेकर आए हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र से अब हम कुछ एनालिसिस लेंगे। ध्यान रहे, यू शुड ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रादर देन रिलाइंग ऑन एनी वन न्यूज़पेपर। द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे, आज का हमारा पहला संपादकीय विश्लेषण है। लेवल प्लेइंग फील्ड नॉट प्रोटेक्शन, डोंट क्रिम्प स्टार्टअप एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल। देखिए, इसका बैकग्राउंड पहले आपको 1 मिनट में समझा देता हूं और उसके बाद आप ये बिंदु नोट कर लीजिए। भारत में जितने भी स्टार्टअप्स आज काम कर रहे हैं उनमें से कुछ ने कमाल कर दिया है। उनके वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी की मदद से ही उन्होंने अपना व्यापार इतना बढ़ा लिया है कि उन्हें यूनिकॉर्न्स कहा जाता है। यूनिकॉर्न अर्थात जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया हो। ऐसे कई भारतीय यूनिकॉर्न्स को बहुत समस्याएं आ रही हैं और उनका कहना है कि अमेरिकन कंपनीज अपने पूंजी की पहुंच की मदद से भारतीय बाजार को पूरी तरह से निगलती जा रही हैं और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा कुछ महीनों, कुछ वर्षों के बाद, और केवल अमेरिकन और चाइनीज कंपनीज का दबदबा भारत में होगा। द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस एडिटोरियल आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. The author here is pointing towards the situation. The situation is that many Indian startups have done wonderfully well and they have turned into gigantic companies as far as market valuations are concerned. Remember, any startup with a market valuation of more than $1 billion is called a unicorn. तो भारत में से कई यूनिकॉर्न हैं। अब इनमें से 2 ने, ओला कैब्स ने और फ्लिपकार्ट ने, हाल ही में भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें बचा लो, ये जो अमेजन आ रहा है और उबर आ रहा है ये तो हमें खा जाएगा, इनके पास अनलिमिटेड कैपिटल है। लिटरली स्पीकिंग, नो कंपनी रियली हैज अनलिमिटेड कैपिटल, बट द शेयर ईज एंड द कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू कैपिटल इज वेरी लो फॉर देम। तो हम तो खत्म हो जाएंगे, भारत में भारतीय कंपनियां नहीं बचेंगी, तो फिर क्या होगा? तो देखने में तो ये मुद्दा बहुत सरल और ईजी टू अंडरस्टैंड लगता है। इसके बैकग्राउंड की बहुत सी बारीकियां अगले 2 मिनट में देखते हैं। तो पहला पॉइंट, द इशू एट हैंड, कंसर्न बाय इंडियन यूनिकॉर्न्स दैट फॉरेन ब्रांड्स आर किलिंग देम बाय कैपिटल. द क्लेम इज दैट फॉरेन competition has greater access to capital than Indian companies do. The claim is right, conclusions not entirely. मुद्दा यह है कि भारतीय इंटरनेट यूनिकॉर्न्स की चिंता है कि विदेशी इंटरनेट ब्रांड्स उन्हें पूंजी से ही मार देंगी, जबकि वो कहती ये हैं, ऐसा दावा है भारतीय यूनिकॉर्न्स का, कि हम तो इनोवेशन यानी नवाचार के दम पे मार्केट ग्रैब कर रहे हैं, जबकि वो कर रहे हैं पूंजी के दम पे। दावा यह है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा की भारतीय कंपनियों की तुलना में पूंजी तक अधिक पहुंच होती है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एंटायर आर्टिकल। बहुत बढ़िया इंसाइट मिलेगा आपको। सेकेंड, फॉरेन कैपिटल इज एन इनेबलर फॉर ऑल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स इन पर्टिकुलर.
सो द ऑथर इन दिस एडिट सेज कि विदेशी पूंजी संपूर्ण भारतीय उद्योग के लिए एक संबल का काम करती है, खास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए, जिनके बिना तो ये लोग कुछ बन ही नहीं पाते. थर्ड, Flipkart and Ola have grown to be unlisted startups valued in excess of $1 billion based on foreign capital. फ्लिपकार्ट और ओला जैसी कंपनियां विदेशी पूंजी सहायता के आधार पर ही आज $1 अरब से भी अधिक की अनलिस्टेड यानी गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप कंपनियां बन गई हैं. तो वैल्यूएशन जो होता है वो पर शेयर वैल्यू के हिसाब से आप सिग्मा कर लीजिए, समेशन कर लीजिए, तो कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन आ जाता है. रेवेन्यू एंड वैल्यूएशन आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, हमेशा ध्यान रखिएगा. अ कंपनी विद अ वेरी हाई वैल्यूएशन इंडिकेट दैट द कंपनीज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्राइट बाय द इन्वेस्टर्स. अ कंपनी विद वेरी हाई रेवेन्यूज बट मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉट वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेवेन्यू मीन्स the investors are not pretty excited about the future of the company. It could be a state business or it could be just a business which has gone stale. थर्ड हो गया. फोर्थ, इंडियन स्टार्टअप जोमैटो, ऑथर एक और उदाहरण देते हैं, विच इज ट्राइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन मल्टीपल फॉरेन jurisdictions, वुड नॉट लाइक इट्स फॉरेन एक्सपेंशन बीइंग थ्वार्टेड बाय लोकल कंपटीशन इन दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज. तो फ्लिपकार्ट और ओला जो लॉजिक दे रहे हैं, यदि यही लॉजिक सारे देशों में सारी कंपनियां देने लग जाएं तो भारत का जोमैटो कई देशों में जो फैलता जा रहा है, क्या वो ऐसे लॉजिक को वेलकम करेगा? निश्चित तौर पे नहीं. ऑथर ऐसा कह रहे हैं. I personally feel that this is a simplification of a rather complex concept, especially in the context of China. We should not forget that Chinese companies would have been able to do nothing without the complete commitment of the government of the People's Republic of China. This fact is overlooked in almost all business analysis. चीन की कंपनियों ने दुनिया भर में जो अपना सिक्का जमा लिया है और दूसरों को निगल गए हैं, वो केवल अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से नहीं है, वो तो है ही, इनोवेशन तो है ही. जिस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1979 के बाद डेंग जियाओपिंग के एजेंडा के तहत इन कंपनीज को प्रोटेक्शन दिया, फंडिंग दी, सपोर्ट दिया, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करवाया, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन मॉडर्न कॉर्पोरेट हिस्ट्री. ये एस्पेक्ट हमेशा ओवरलुक होता है एनालिसिस में और ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है. फिफ्थ, ऑथर कहते हैं कैपिटल इज नॉट एवरीथिंग, अदरवाइज उबर वुड नॉट हैव हैड टू एग्जिट फ्रॉम चाइना डिस्पाइट एक्सेस टू कैपिटल. पूंजी सब कुछ नहीं है, अन्यथा चीन से उबर को बाहर क्यों होना पड़ता. अब ये फिर से थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है. उबर का चीन छोड़ के जाने का जो कारण था, दीदी चिजुंग जो वहाँ की कंपनी है उसके मुकाबले, फिर वो छोटा सा शेयर दीदी चिजुंग में खरीद के बाहर हो गया. उसके पीछे बहुत से छुपे हुए पहलू भी हैं जो बाहर कभी नहीं आते. ध्यान रखिएगा, गूगल चीन में कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने अपना सर्च इंजन बना लिया, क्या नाम है उसका, ढूंढ के निकालिए. फेसबुक चीन में कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने अपना फेसबुक बना लिया, उसका भी नाम ढूंढ के निकालिए. और अब तो फेसबुक यहाँ तक झुक गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बोल दिया कि भाई साहब हम आपको सेंसरशिप बटन दे देंगे, आप हमको मार्केट से बाहर मत करो. ट्विटर वहाँ कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने खुद की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बना ली. केवल भारत जैसा मार्केट जहाँ 135 करोड़ लोग अब इंटरनेट पे आने वाले हैं कुछ सालों के बाद, हमारी पॉपुलेशन, और जो भारत की सरकार अब पूरा डिजिटल करने जा रही है, it is only India which has given an open access to the companies of the world to grab the complete market. There is not a single Indian brand. तो 10 साल बाद होगा ये that India will be a great consuming nation or helping others earn. And who will these others be? Americans and Chinese. इस पर एक बहुत अच्छी इंसाइट आपको मेरे पर्सनल ब्लॉग में मिल सकती है जो आप अवश्य देखें. The personal blog that I am referring to is Brightsparks, brightsparks.pteducation.com. आप इस पे जाएं और इस पे एक पोस्ट, यहाँ पे आप सर्च में डिजिटल इंडिपेंडेंस टाइप करके सर्च कर लीजिएगा. दिस इंडिपेंडेंस डे अ कॉल फॉर डिजिटल इंडिपेंडेंस. ये जो मुद्दा अभी उठाया है इसको मैंने यहाँ बहुत बारीकी से समझाया है. आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये आपके लिए अवेलेबल है. आई गेट बैक टू माई डिस्कशन. Here it is. We are back to our discussion once again. Sixth, entrepreneurship that leverages local knowledge and local talent is what enables local companies to withstand the superiority of multinational companies in terms of technology and capital. ऑथर कहते हैं कि जो entrepreneurship यानी उद्यमिता स्थानीय ज्ञान का और प्रतिभा का फायदा उठाती है, वो ही स्थानीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी और पूंजी की दृष्टि से MNCs की श्रेष्ठता का सामना करने की ताकत प्रदान करती है. तो हमारे फ्लिपकार्ट और ओला को इस पर ध्यान देना चाहिए, गलत बातों पर नहीं, बॉम्बे क्लब के जैसे नहीं. वो आप एडिट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा.
7. The Competition Commission of India (CCI) can play a role to deter predatory pricing on account of discounts offered. एक सॉल्यूशन ये ऑफर किया जा रहा है कि इफ़ द इंडियन यूनिकॉर्न्स रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, देन मे बी दे कुड अप्रोच द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में आप शिकायत दर्ज कीजिए, और यदि कोई बहुत ही ज़्यादा रियायतें दे रहा है जो बेसिकली एंटी ट्रस्ट है, अनकॉम्पिटिटिव है, तो फिर CCI को उस पर एक्शन लेने दीजिए, जो कि बहुत पावरफुल बॉडी है. So this is the gist of the very first editorial analysis we have brought to you from Economic Times. आगे चलते हैं the second analysis for today. Countdown to the end of the Islamic State. इसका क्विक बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको समझा दूंगा. इस्लामिक स्टेट का उदय इराक के पतन के बाद हुआ. अमेरिका ने जब इराक की पूरी सत्ता पलट दी तो वहाँ की सद्दाम हुसैन की बनाई हुई बाथिस्ट रेजीम के सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स और वो ढांचा वो सारे बेरोजगार हो गए. इस मौके का पूरा फ़ायदा अबू बकर अल बगदादी ने उठाते हुए साइकिस-पिको एग्रीमेंट, जो कि 1919 में हुआ था, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच में छुपा हुआ समझौता, ओटोमन साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लेने का, उस साइकिस-पिको एग्रीमेंट का हवाला देते हुए बदला लेने की भावना से अल कायदा से भी कई कदम आगे जाकर इस्लामिक राज्य का गठन कर दिया, और बाथिस रजीम के बचे खुचे कमांडरों ने उसकी पूरी मदद की. ये दुनिया का पहला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पूरा राज्य बनाया. बाकी कोई भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया, या शायद निकट भविष्य में कर भी नहीं पाएगा. सो द होल आइडिया बिहाइंड इस्लामिक स्टेट्स रजीम वॉज यूटिलाइजिंग द लेफ्ट ओवर रिमेन्स ऑफ द destroyed Iraqi regime of Saddam Hussein, especially the Ba'athist regime and the military commanders, and grabbing a complete territory. तो इसमें क्या हुआ? काउंटडाउन टू द एंड ऑफ इस्लामिक स्टेट कहता है कि अब ऐसा लग रहा है कि इनकी अंतिम घड़ियां करीब आ गई हैं. द इस्लामिक स्टेट और ISIS, क्या फुल फॉर्म है इसका? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया. इसको आइसिल भी कहते हैं. इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड इराक एंड लिवांत, इसको दाइश भी कहते हैं, DAESH. आप अमेरिकी राष्ट्रपति को अक्सर दाइश बोलते सुनेंगे क्योंकि वहाँ पे उसको इस तरह से रेफर होता है. तो IS हो, ISIS हो, आइसिल हो, दाइश हो, एक ही होता है. इट मे बी नियरिंग इट्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग ब्लडी रन. ऐसा प्रतीत होता है कि इस्लामिक राज्य का अंत निकट है, एक लंबे खूनी संघर्ष के बाद. Its two strongholds, Mosul in Iraq and Raqqa in Syria, are on the verge of falling to anti-IS coalition forces. उसके दो मजबूत गढ़ इराक में मोजुल और सीरिया में रक्का विरोधी गठबंधन सेनाओं के समक्ष पतन के कगार पर हैं. Despite that, they may continue to operate like the Al-Qaeda and other such outfits. ये समझना पड़ेगा, समझा देता हूँ. हालांकि ऐसा कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट, कि इस्लामिक राज्य का पतन निकट है, लेकिन ये संभव है कि वो इसके बाद भी अल कायदा और अन्य गुटों की तरह गतिविधियां जारी रखे. तो अल कायदा करता क्या है? देखिए, अल कायदा बेसिकली इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर which is absolutely amorphous, which works with the help of sleeper cells, which cannot be easily identified with the parent organization. अल कायदा एक ऐसा दानव है जिसके इतने सारे मुंह हैं कि आप एक कार्ड भी दें, हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर जो कहते हैं, तो दूसरा निकल आता है. और ये सब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं. तो ये लोन वुल्फ अटैक्स जो कहते हैं कि अकेला आदमी हमला कर देता है, दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस. तो हो सकता है इस्लामिक राज्य ultimately metamorphoses into an Al-Qaeda like hydra-headed monster organization rather than being a state, जो कि वो अभी है. Fourth, extensive political work on the ground needs to be done to back up the armed action. अब ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भैया, इसको ध्यान रखना. इस्लामिक राज्य जो बना वो इसी वजह से तो बना, तो वो फिर से बन जाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखा तो. सैन्य कार्रवाई तो हो जाएगी, आप मोजुल में भी IS को पछाड़ देंगे, रक्का में भी पछाड़ देंगे, लेकिन उन्हें हरा देने के बाद ग्राउंड लेवल पर बहुत सारा पॉलिटिकल वर्क करना ज़रूरी है, अदरवाइज अगला ISIS खड़ा हो जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली रिमेंबर द बिग बैटल्स, व्हेन यू विन देम यूजिंग मिलिट्री फोर्स, इट इज़ ओनली द फर्स्ट प्राइमरी विक्ट्री. द लॉन्ग टर्म विक्ट्री इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल विक्ट्री, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव आज तक दुनिया में आया नहीं है. Fifth, for this to happen, the US and Sunni governments would have to work with Iran, which would mean accommodation with Syria's Assad regime, because Iran supports Syria. अब अगर ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक काम करना है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को और सुन्नी सरकारों को ईरान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जो कि शिया देश है, और ईरान और सीरिया मित्र हैं, मतलब सीरिया की असद सरकार के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना है. अब ऐसे तो ये सब असद
के उसमें उलझे हुए हैं और उसके खिलाफ हैं। और ईरान और सीरिया मित्र न केवल इसलिए हैं कि दोनों शिया हैं, बल्कि इसलिए भी कि इस भूसामरिक क्षेत्र में ईरान के लिए प्रो वेस्टर्न अरब गवर्नमेंट्स या मुस्लिम गवर्नमेंट्स के बीचों बीच रहते हुए दोस्तों की ज़रूरत बहुत थी। इसीलिए ईरान एंड सीरिया हैव बीन फ्रेंड्स। तो पॉइंट 5 से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर अमेरिका and for Iraq, the situation politically will become very difficult after this military challenge is over. अब इसमें एक और पेंच घुसता है। Sixth, since the Kurds fighting against Islamic State get the arms from the Western powers, Turkey is pained as it does not want to demand for an independent Kurdistan. अब इस्लामिक राज्य के विरुद्ध जो बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं वो कुर्द लोग हैं, उसमें लड़कियां भी हैं जो लड़ती हैं, उन्हें पश्चिमी देशों से हथियार प्राप्त होते हैं। अब तुर्की की चिंता ये है कि स्वतंत्र कुर्दिस्तान की मांग उठ गई तो तुर्की की मुसीबत हो जाएगी। सो इन दिस जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एंटेंगल्ड। The joint efforts by Syrian and Russian forces in Aleppo are unlikely to ensure peace in the region. Countries like Afghanistan, Pakistan and India should be on the guard as IS could direct some of its activity eastward. तो अलेप्पो में ही सीरियाई और रूसी सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे प्रयास इस पूरे क्षेत्र में शांति की गारंटी नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को अब सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि इस्लामिक राज्य अपनी दिशा पूर्व की तरफ मोड़ सकता है, यानी भारत के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव राउंड अप ऑफ व्हाट मे हैपन गोइंग फॉरवर्ड। वी मूव ऑन टू द थर्ड एडिट। आइए तीसरे लेख और विश्लेषण की तरफ चलें। क्लीन अप नीडेड, ये हमारे डिफेंस के क्षेत्र का एक लेख है जो कि अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बाद पहले सेवा प्रमुख की गिरफ्तारी जो ऐतिहासिक रूप से हुई है, आज तक किसी की नहीं हुई, उसके संदर्भ में है। तो हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं, जैसा आपको बताया था, ये 5 एनालिसिस आपके लिए हम लाए हैं। आइए तीसरे एनालिसिस पर वापस चलते। क्लीन अप नीडेड, त्यागी अरेस्ट शुड ट्रिगर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स ऑफ द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। मेन मैसेज ऑथर ये दे रहा है कि त्यागी की गिरफ्तारी अपने आप में समाधान नहीं है। संपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान का व्यवस्थागत सफाई करना बहुत आवश्यक हो गया है। फॉर्मर IAF चीफ SP त्यागी was arrested on charges of corruption related to the Augusta Westland helicopter contract. He is the first retired armed forces chief to have been arrested in any corruption scandal ever. तो जैसा हम सब जानते हैं, भूतपूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी साहब को अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कथित रूप से वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और ऐसे वे पहले सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना प्रमुख बन गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। सेकेंड, हिज अरेस्ट शुड ट्रिगर, अब ये सब तो हो गया। त्यागी साहब के वकील ने उस वक्त की रूलिंग गवर्नमेंट का नाम ले लिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम ले लिया है, जो ब्रोकर इन्वॉल्व था उसने एक पॉलिटिकल फैमिली का नाम दिया। तो ये सब बहुत मर्की और कॉम्प्लेक्स होते जाने वाला है। बात ये नहीं है, असली मुद्दा है पॉइंट 2, हिज अरेस्ट शुड ट्रिगर सिस्टेमिक रिफॉर्म ऑफ द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। अर्थात भारत का जो पूरा रक्षा प्रतिष्ठान है, सारी सेनाएं, उनके लिए खरीदी वगैरह, इसकी अब बिल्कुल व्यवस्थागत रूप से सफाई कर दी जानी चाहिए। सिस्टेमिक, पर्टेनिंग टू द सिस्टम। सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक बहुत सुचारू ढंग से। थर्ड, करप्शन इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैज अंडरमाइंड इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस लीडिंग टू नी जर्क रिएक्शन एट टाइम्स। ये बात बिल्कुल सही है। रक्षा खरीद अनुबंधों में लगातार जो भ्रष्टाचार की खबरें आती रही, उसको लेके स्कैंडल्स होते रहे, मीडिया ट्रायल चलते रहे, इससे भारत की रक्षा तैयारी डेफिनेटली कमज़ोर हुई है। कैसे कमज़ोर हो गई? सिंपल सी बात है, आप तेज़ी से प्रोक्योरमेंट ही नहीं कर पाते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, आपकी इंडियन एयरफोर्स के चीफ कई बार चीख के थक चुके हैं कि भाई मेजर अपग्रेडेशंस चाहिए। अब सालों तक डिफेंस डील्स कंक्लूड ही नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम चाइना और पाकिस्तान के कंबाइंड थ्रेट का सामना कैसे करेंगे? फोर्थ, it is important to stamp out defense corruption swiftly and decisively, for which the investigative and judicial processes should be speeded up. आवश्यक है कि रक्षा प्रतिष्ठान में भ्रष्टाचार को तत्काल और निर्णायक, इसका मतलब स्विफ्टली एंड डिसाइसिवली खत्म कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ किसी के बोलने से तो होगा नहीं ना। यू कैन नॉट पास एन ऑर्डर एंड एंड इट।
अन्वेषण और न्यायिक प्रक्रिया को तेज होने की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेटिव और जुडिशियल प्रोसेसेस। एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा, भारत के बारे में कहा जाता है कि यदि भारत को वाकई सपनों का भारत बनाना है तो डीमोनेटाइजेशन ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी ठीक है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर ये नहीं लाए गए तो सारी बातें पूरी तरह से खोखली हो जाएंगी, क्योंकि मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना कितना मुश्किल हो जाता है। द जुडिशियल सिस्टम हैज़ क्रैक्ड अंडर द वेट ऑफ डिपेंडेंसीज। पुलिस रिफॉर्म्स कितने ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि हर स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था ने पुलिस व्यवस्था में सेंधमारी कर रखी है। तो ये भारत की जो असली क्रांति अब आनी है वो इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन से ही आएगी, और वो अभी तो होना शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में एक और चीज़ क्या कही गई कि आपको किसी भी तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये सब करने का मतलब क्या निकला। पॉलिटिकली त्यागीज अरेस्ट शुड हेल्प मोदीज एंटी करप्शन नैरेटिव। राजनीतिक दृष्टि से अल्पकाल में, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, त्यागी साहब की गिरफ्तारी से मोदी जी के वर्तमान भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को सहायता ही मिलने वाली है, क्योंकि आम जनता क्या सोचेगी कि हाँ भ्रष्टाचार है, मोदी जी ठीक कर रहे हैं। एंड सिंस त्यागी हैज़ ड्रैग द पीएमओ एक्सेट्रा, एक्स पीएमओ मनमोहन सिंह साहब का जो ऑफिस था, तो उससे अब कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। Sixth, there are other causes of concern about the state of affairs in the defense establishment in the form of breach of security in army camp. अब उड़ी और नगरोटा में जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सेना की छावनी में सुरक्षा के उल्लंघन क्या ढिलाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। लैक्सिटी यानी ढिलाई, LAXITY। तो ये भी बहुत कसावट की आवश्यकता है। सेवेंथ, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कुछ समस्याओं के ही उदाहरण दे रहा है ऑथर। इंसिडेंट्स लाइक किलिंग ओवर ऑफ INS बेतवा। आपको पता ही है, हाल ही में INS बेतवा अपने ड्राई डॉक में सुधार के लिए आया था और उसमें वो पलट के गिर गया, जिसमें कई सेलर्स की मौत हो गई। तो ये एक बहुत ही खतरनाक इशारा है कि क्या ओवरऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं। वैसे इन द डिफेंस ऑफ द नेवी वन कैन ऑलवेज से दैट एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, दे हैपन विथ एवरी नेवी इन द वर्ल्ड, but nonetheless an accident is an accident. Retirement of the MiG-21 and 27 aircrafts and retirement of Army and Air Force chiefs points to systemic problems requiring reforms. तो ये भारत की पूरी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को अब सिरे से सुधारने की आवश्यकता, खास तौर पे क्योंकि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत डेंजरस टेरिटरी में जा रही है विथ एवरी पासिंग ईयर, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ चाइनाज CPEC एंड द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। आई होप आपको डिफेंस पे बहुत अच्छा इससे एक जानकारी मिल गई। ध्यान रखिएगा, आप ये सब जो सुन रहे हैं इसे आप इसके साथ कपल कीजिएगा जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हमारी वेबसाइट बोधी न्यूज़ पर आप अवश्य जाएं, news.bodhibooster.com। इस पर आपको हफ्ते में 5 बार ये जो एनालिसिस मिलेगा, इसी में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। ये मैंने खोल लिया बोधी न्यूज़ का 12 का, फिर इसी तरह 13, 14 एक्सेट्रा। आपको इसमें ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं ये तो मिलेगा ही। ये आ गया मैं बोधी न्यूज़ की वेबसाइट पर, सॉरी कुछ सेकंड लग गए। ये बोधी न्यूज़ की वेबसाइट है हमारी, बोधी न्यूज़, news.bodhibooster.com। और ये आप देख रहे हैं आज का 12 दिसंबर का, सॉरी इसी तरह 13 और 14 का बनेगा। इसमें आपको हाइलाइट्स भी मिलेंगे एक्स्ट्रा, ये हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं वीडियो में, ये आपके लिए है। डे फैक्ट्स मिलेंगे अलग अलग सेक्टर्स के, आज की न्यूज़ में जो जो कठिन शब्द आए थे वो आपको इसमें दिखेंगे, और फाइनली आपको एक PDF डाउनलोड के लिए मिलेगी। तो ये है हमारी बोधी न्यूज़ की साइट, और इसको कॉन्स्टेंटली हम एनरिच कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बोधी बूस्टर, समानांतर सेवाएं हिंदी बोधी बूस्टर में। तो अब चलते हैं वापस हमारे अगले एनालिसिस पर। रेंज ऑफ सर्विसेज इन आर बोधी बूस्टर पोर्टल जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, एंड फॉर प्रीमियम सर्विसेज आप बोधी बूस्टर प्रीमियम के लिए अलग से एनरोल कर सकते हैं। द ओपन सर्विस इज फ्री फॉर एवर, सब कुछ हिंदी में समानांतर। ये रहा हमारा 4th एनालिसिस टुवर्ड्स अ क्लीनर सोसाइटी। तो बड़े दिनों के बाद विमुद्रीकरण के समर्थन में एक ऑथर निकल कर आए हैं और उसके फेवर में बोल रहे हैं। हालांकि अभी तक ज़्यादातर जो रुख है वो इसका एंटी ही लग रहा है, बट ये पॉजिटिव आर्टिकल दिखता है। तो कीपिंग इन ट्यून विथ आवर अप्रोच ऑफ लिसनिंग टू एवरीवन एंड देन ड्राइंग आवर कंक्लूजन्स, वी हैव ब्रॉट दिस आर्टिकल फॉर यू। टुवर्ड्स अ क्लीनर सोसाइटी, एक अधिक स्वच्छ समाज की ओर। डीमोनेटाइजेशन में कॉस्ट टेम्पररी पेन बट विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स ओवर टाइम।
यही तो अल्टीमेटली मोदी जी का भी पूरा प्लान रहा है। डीमोनेटाइजेशन में कॉस्ट टेम्पररी पेन बट विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स ओवर टाइम। विमुद्रीकरण ने अस्थायी कष्ट दिया है लेकिन दीर्घ काल में इसके लाभ होंगे। इस पर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था संसद में? इन द लॉन्ग रन जॉन मेनार्ड कीन्स वंस सेड वी आर ऑल डेड। लंबी दूरी में, दीर्घावधि में जॉन मेनार्ड कीन्स एक बड़े अर्थशास्त्री ने कहा हम सब मर जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही मनमोहन जी ने। लॉन्ग रेस में तो हम सभी मरने वाले हैं अनलेस इमॉर्टैलिटी एलिक्सिर इज डिस्कवर्ड। Second, the criticism of the decision in sections of the media is mainly on the poor quality of implementation and the blow to the economy in the short run. मीडिया में और लोगों के बीच इस निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाएं एक तो है कमज़ोर क्रियान्वयन, पुअर क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसको लेके तो किसी के मन में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए दैट द इम्प्लीमेंटेशन हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। आम जनता को जिस तरह की तकलीफें हुई हैं ये बहुत हद तक कम हो जाती यदि कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया गया होता। अब जो हो गया सो हो गया। एंड द ब्लो टू द इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन, और अल्पकाल में अर्थव्यवस्था को लगने वाले धक्के की ये ऑलरेडी लग चुका है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट मोर देन 55 to 60% टू इंडियाज टोटल जीडीपी। स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री हैं, लघु और मध्यम आकार के जितने भी व्यापार व्यवसाय हैं और जितने भी मॉम एंड पॉप रिटेल शॉप्स भी हैं, करोड़ों लोगों की स्व रोजगार उसमें लगा हुआ है, इनके बिजनेस को 10-20% से लेके 60-70% की चोट पड़ चुकी है। इस पर किसी को कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये जानने के लिए आप लोगों से मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए और आपको पूरी सच्चाई समझ में आएगी। तो तकलीफ तो है। Hence, it is imperative that the government of India takes all this to a logical conclusion now. Third, author ये कहता है critics have tended to write off any long-term benefits as cash is only a small portion of the unaccounted assets. अब हुआ यह है कि जितने भी आलोचक हैं विमुद्रीकरण या नोटबंदी के सरकार के निर्णय के, उन्होंने इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यानी दूरगामी लाभों की बातों को नकार दिया है, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि बेहिसाब परिसंपत्तियों या बेनाम परिसंपत्तियों में नकदी तो केवल 6% ही है, तो डीमोनेटाइज करके भी 94% तो आपने छोड़ ही दिया। द प्ले इज ऑन। द कोर इशू इज द फ्लो ऑफ ब्लैक इनकम। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है काले धन का प्रवाह। बिल्कुल सही बात है, ब्लैक मनी फिर से बनना शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। Fifth, the jolt of demonetization and other proposed tough measures is the reflection of the quest of transparency. अब ये मुद्दे पर आ रहा है। With a surge in e-payments, tax evaders know that they will leave traceable prints behind. तो ऑथर का जो मेन पॉइंट है कि विमुद्रीकरण और अन्य प्रस्तावित कठोर उपाय हमारे समाज में पारदर्शिता की चाह का प्रतिबिंबन है। अर्थात मोदी जी ये बोल रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है और इसीलिए ये सब कर रहे हैं। To that extent, it is a laudable initiative. Sixth, unaccountable wealth has two very different sources: illegal income from illegal activity, crime, corruption, or undeclared income from commercial activity that's inherently legal. ये बात सभी समझते हैं कि भाई बेहिसाब संपत्ति के दो स्रोत हैं। एक तो पूरी तरह से आपराधिक स्रोत, भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधि, शराब की कमाई वगैरह, या फिर वैध कार्य करके, वाणिज्यिक कार्य करके आपने कर अधिकारियों को अपनी आय नहीं बताई, तो आप क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन आपने कर नहीं चुकाया। ये अलग अलग दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण पर हमने बहुत डिटेल्ड बोधीज रेडी करके रखी हैं। आप इन्हें bodhibooster.com और hindi.bodhibooster.com पर अवश्य पढ़िए। इन पर आपको ये सारी डिटेल बोधीज मिल जाएंगी और इन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। तो आपको इसके ऊपर कभी भी कोई रेफरेंस मटेरियल चाहिए तो इट इज ऑल अवेलेबल फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु जो इन्होंने बोला है, द कॉस्ट ऑफ लॉन्ड्रिंग हैज सोर्ड टू रेट्स बियॉन्ड द टैक्स रेट ऑफ 30%। धन शोधन की लागत 30% की आयकर दर से ही अधिक हो गई है। Besides, a strong Benami Act, agreements with Swiss banks and other havens for parking funds have brought the dragnet closer. तो धीरे धीरे अब क्योंकि धन शोधन की लागत आयकर से ही ज़्यादा हो गई है और एक कठोर बेनामी अधिनियम हाल ही में लोकसभा से निकल आया था नवंबर में, और स्विस बैंकों और अन्य सुरक्षित यानी आय चुराने वालों, कर चुराने वालों के लिए सुरक्षित हेवन कहते हैं उसको, HAVEN, उनके साथ समझौतों ने इस पूरे टैक्स ड्रैगनेट को, कर पाश को कड़ा कर दिया है।
तो डीमोनेटाइजेशन के एक फेवर में लॉन्ग टर्म ये एक आर्टिकल था। हमेशा बैलेंस व्यू लेके चलिए। लाइफ में बैलेंस इज क्रिटिकल। किसी एक ही एंड पे झुक के तो अति सर्वत्र वर्जयेत का फॉर्मूला लागू हो जाता है। अब चलते हैं एडिटोरियल के लिए जो हिंदू से है, टाइम टू ब्लो द विसल। तो ये हमारा आज का अंतिम एनालिसिस होगा। द क्विक एनालिसिस इज पार्ट ऑफ बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। टाइम टू ब्लो द विसल। The Parliament is set to amend the Prevention of Corruption Act 1988 through the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013। अब क्या होने वाला है संसद में? संसद में फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 के माध्यम से संशोधित किया जाना है और ये बिल्कुल कभी भी हो जाएगा। ऑथर योगेंद्र यादव, जो एक बहुत फेमस एंटी करप्शन क्रूसेडर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य भी थे, बाद में स्वराज अभियान अभी चला रहे हैं, अब ये बताते हैं कि इस चेंज में क्या समस्याएं हैं। आप इमेज देखिए, तोप से निकला केवल एक झंडा, उसमें से कोई भी गोली नहीं निकली एंटी करप्शन के तोप से, सिर्फ आवाज निकल रही है बैंक की। The proposed amendment increases the burden of proof on the whistleblower and strengthens the shield available to the corrupt। योगेंद्र यादव इस जो प्रस्तावित संशोधन विधिनियम है उसको सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि ये तो विसल ब्लोअर यानी जो मुखबिर है, जो बता रहा है कि कहां पे घोटाला हो रहा है, उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देता है, सबूत की जिम्मेदारी डाल देता है और भ्रष्ट व्यक्तियों को एक एक्स्ट्रा कवच मिल जाता है। थर्ड, दिस अमेंडमेंट नैरोज डाउन द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। अब इसमें भ्रष्टाचार की परिभाषा को भी सीमित कर दिया गया है। अंडर इट एनी बेनिफिट दैट इज नॉट इकोनॉमिक, दैट इज इनडायरेक्ट और दैट कैन नॉट बी प्रूवन टू बी इंटेंशनल फ्रॉड विल नॉट बी पनिश्ड एज करप्शन। जबकि ज्यादातर करप्शन ऐसे ही होता है। नई परिभाषा में ऐसा कोई भी लाभ जो सीधे तौर पर आर्थिक नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है या जिसे जानबूझकर की गई धोखाधड़ी साबित नहीं किया जा सकता, उसे भ्रष्टाचार के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारा सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार इसी प्रकार का होता है, तो वो सब बच के निकल जाएंगे। फोर्थ, द लॉ कमीशन हैड सजेस्टेड दैट एनी अनड्यू एडवांटेज, ये बिल्कुल सही बात सजेस्ट की थी जो मानी नहीं सरकार ने, दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट शुड बी पनिशेबल। द पार्लियामेंट्री कमेटी डिसरिगार्डेड दिस सजेशन। सरकार ने नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेशन खारिज किया था। क्या कहा था? न्यायिक आयोग ने सुझाव दिया था कि कोई भी अनुचित लाभ जो सार्वजनिक कार्य या गतिविधि ढंग से नहीं किए जाने से परिणामित होता है उसे दंडनीय बनाया जाए। संसदीय समिति जो इस कानून पर विचार के लिए बनी थी उसने इसको खारिज कर दिया। द बिल मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू होल्ड समवन गिल्टी ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स एज इट रेसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ प्रूफ। ये एक प्रॉब्लम होगी। अब किसी व्यक्ति को यदि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स यानी अनुपातहीन संपत्ति के मामले में धर दबोचा वहां के लोकायुक्त ने या किसी ने भी, तब सबूत जो देने पड़ेंगे उसकी सीमा बहुत बढ़ा दी गई है, तो पकड़ना मुश्किल होगा। द करंट बिल proposes that bribe giving and bribe taking shall be equally punishable. Existing bill requires government sanction before any serving public servant can be prosecuted, and the proposed amendment extends this protection to retired public servants as well. तो इस अमेंडमेंट की 3 कमियां ये बता रहे हैं। अब सोचने लायक बात यह है कि वर्तमान सरकार ने ऐसा किया क्यों होगा, इसका काउंटर पर्सपेक्टिव क्या है छठे पॉइंट का, वो भी समझ लो। देखिए, जब यूपीए 2 की सरकार थी, इन द रेजिम ऑफ यूपीए 2, तब हुआ ये था, 2009 से 2014 की बात कर रहा हूँ, स्लोली स्टेडिली द आईएएस ऑफिसर्स एंड द अदर पब्लिक सर्वेंट्स हैड स्टॉप्ड साइनिंग फाइल्स ऑफ एनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच रिजल्टेड इन व्हाट वाज कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस। तब अलग अलग भ्रष्टाचार के यूपीए 2 के शासनकाल में 2009 से 2014 के बीच सरकारी अधिकारियों ने, आईएएस ऑफिसर्स ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइलों पर धीरे धीरे हस्ताक्षर करना बहुत स्लो कर दिया था और उसी का परिणाम था पॉलिसी पैरालिसिस, यानी नीतिगत लकवा मार गया था सिस्टम को। तो डिसीजन ही नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट्स कहां से आएंगे। मोदी सरकार का पहले दिन से यह कहना था कि ईमानदार पब्लिक सर्वेंट को हम अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो बड़े डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि ऐसा करके आप भ्रष्टाचारियों को भी मदद कर देंगे। सो द ज्यूरी इज डेफिनेटली आउट और ये 50-50 एनालिसिस है जिस पे अब आपको सोचना है कि सही क्या और गलत क्या। आखिर आप ही तो भारत का भविष्य हैं। ये हैं कुछ अच्छे और अखबार जिन पर हम आने वाले दिनों में रोटेशन पद्धति से चर्चा करते चलेंगे।
इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। हिंदी अखबारों के भी कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स हम अलग से लेते चलेंगे, प्रभात खबर हो या जनसत्ता हो। फ्री रिसोर्सेज फॉर यू। दिस कंप्लीट एनालिसिस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट news.bodhibooster। आपको वहाँ डाउनलोडेबल PDF भी मिलेगा। अपनी रिसोर्स लाइब्रेरी बनाते चलिए, हम अपने सजेशंस देते चलिए, हम लगातार इसमें सुधार करते जाएंगे। सो ऑन बिहाफ ऑफ बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल that brings all these fantastic services to you, I have come to the end of this specific episode. I hope you enjoyed the Bodhi News analysis for today. Thank you very much and keep learning, keep growing. संदीप मानूने को अब इजाज़त दीजिए। हर रोज़ हफ्ते में 5 दिन हम इसी तरह का समाचार विश्लेषण आपके लिए लेते आएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।